इंडियन कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर 3 एंशिएंट इंडिया हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले टॉपिक में हमने लेक्चर कवर किया था पोस्ट मॉडर्न, यानी कि अशोक के बाद का समय। और पोस्ट मॉडर्न में हमने शुरुआत किसकी की थी अनवीर? हमने दो चीज़ें पढ़ी थी पोस्ट मॉडर्न के सिस्टम में। वो दो चीज़ें हमने क्या पढ़ी थी? देखिए, एक तो हमने पढ़ा था एक पॉलिटिकल सेटअप नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, उत्तर पश्चिम भारत का पॉलिटिकल सेटअप, यानी कि उस समय में भारत में आए ग्रीक, शका, पार्थियन, कुशाणाज, ये किए थे ना हमने। और इनके आने के कारण, इनके आने के बाद अलग अलग धर्मों के वाया इनके भारतीय समाज में समाहित हो जाने की कहानी हमने समझी थी। किस किस धर्म में कौन कौन चला गया, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की थी। और हमने साथ ही ये बताया था कि इनके प्रभाव भी आए, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, गांधार स्कूल और मथुरा स्कूल, उसमें इनकी देन पड़ी। फिर जब हमने ये कर लिया तो हमने ये कहा था कि अगली हेडिंग चैप्टर में है डेक्कन एंड साउथ इंडिया। आज हम पोस्ट मौर्य में डेक्कन एंड साउथ इंडिया की बात करने जा रहे हैं। ओके जी, डेक्कन एंड साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सातवाहनास का जिक्र आता है। देखो भाई, हेलो अतुल, सातवाहना की बात करें तो ये मौर्य के अंडर डेक्कन के क्षेत्र में, देखो नदी बह रही है अतुल, कौन सी है? ओली? फिर बेटा डेक्कन की कोई नदी बोल मेरी जान। कृष्णा बेटा, उसके ऊपर वाली बोल दो, गोदावरी। हाँ, तो देखिए डेक्कन इंडिया है, गोदावरी बह रही है। गोदावरी से मुझे याद आया करणदीप, सिख धर्म के अंदर 5 तख्त आते हैं। कितने तख्त आते हैं? 5 तख्त। उनमें से एक तख्त गोदावरी के किनारे भी है। जानते हो कौन सा? हजूर साहिब, नंदेड़ साहिब का गुरुद्वारा। ओके, गोदावरी से जल लाया जाता है रोज सुबह सभी धार्मिक कार्य के आरंभ करने के लिए। तो गोदावरी नदी, हम बात डेक्कन की कर रहे हैं। अधिकतर क्षेत्र महाराष्ट्र का कवर होता है, कुछ हिस्सा कर्नाटक का कवर होता है, फिर डेक्कन के इलाके में और भी बहुत से क्षेत्र आते हैं। तो गोदावरी नदी यहाँ से गुजर रही है। यहाँ के एक शासक हुआ करते थे सातवाहना। मौर्यों के समय में ये एक महत्वपूर्ण पोजीशन धारण करते थे, लेकिन अशोक के चले जाने के बाद ये इंडिपेंडेंट हो गए। क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। ओके, इंडिपेंडेंट होने का अर्थ यहाँ पर क्या है? इन्होंने अपने ही राजधानी को स्थापित किया, अपने सिक्के चलाए, अपना एक सिस्टम ऑफ स्टेट डेवलप कर लिया इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में। इसी के विषय में ये कहा जाता है कि इनकी जो राजधानी थी वो पैठान में थी, यानी कि प्रतिष्ठान, जो कि किस नदी किनारे थी? है? हाँ सही बोला, जोर से बोलो। गोदावरी, स्माइल करते हुए, गोदावरी। कैपिटल एट पैठान, प्रतिष्ठान ऑन द रिवर गोदावरी। क्या कहा गया है इनके बारे में? देखिए यहाँ पर ही मैंने ख़त्म कर दिया, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। क्या कहा गया है इनके बारे में? इनके बारे में ये कहा गया है कि इन्होंने जंगलों की सफाई कराई, ट्रेड एंड कॉमर्स को फ्लरिश किया, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट पर इन्होंने फोकस किया। शहर विकसित हुए इनके समय में, यानी कि एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में ये स्थापित हुए। इन्होंने हमेशा निरंतर युद्ध चलते रहे हैं। किनों के साथ चलेंगे? ज़रा दिमाग लगाओ। देखो, एक समय में तो जब मौर्य थे तो ये डेक्कन में उनके अंडर, जब मौर्य चले गए उस क्षेत्र में तो मौर्यों के जाने के बाद उस क्षेत्र में शुंग आ गए। और जब मगध में ईस्ट में शुंग आए तो उतना कॉम्प्रिहेंसिव एम्पायर तो रहा नहीं, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से मौर्यों का साम्राज्य खत्म हुआ, क्योंकि उनकी जगह शुंग आ गए शासन करने, और वो मगध के आसपास के सेंटर इंडिया तक सीमित थे। तो नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में तो ग्रीक, शका, पार्थियन और कुषाण आ रहे थे, और विंध्याचल के नीचे, विंध्य पर्वत के नीचे ये इंडिजिनस किंगडम्स इंडिपेंडेंट हो रही थी। तो ऐसे में जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं और जो नीचे से ऊपर विस्तार करना चाह रहे हैं, मौर्यों के चले जाने के बाद इन्हीं में युद्ध होगा। तो इनके लगातार युद्ध जो रहे हैं सातवाहनों के,
वो सत्रपों के साथ रहे हैं, यानी कि शक शासक, शक सत्रपास। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि एक समय ऐसे था कि जब भारत में ग्रीक आए, जो उनका क्षत्रप सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर में इसका इम्पैक्ट रहा। ये क्षत्रप सिस्टम बाद में भी फॉलो हुआ। आई बात समझ में? और ये क्षत्रप सिस्टम पहले पर्शियंस लेकर के आए थे। तो ये जो शक शासक हैं, शक क्षत्रपास हैं, ये नीचे की ओर एक्सपेंड करना चाहते हैं, सातवाहनाज ऊपर की ओर एक्सपेंड करना चाहते हैं, गुजरात की और राजस्थान के क्षेत्र में एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो भी इस ओर में एक्सपेंड करना चाहते हैं। इनके लगातार शकों के साथ युद्ध चलते रहे। ओके, तो शकों के साथ इनकी बैटल बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। इन बैटल्स के बावजूद भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। इन्होंने जंगल क्लियर करके फर्टाइल ट्रैक्ट को एग्रीकल्चर के अंडर लाने का काम किया। इनके तहत नए आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क को डेवलप किया गया। ट्रेड एंड कॉमर्स इनके द्वारा कंडक्ट किया गया है। इराक की बात करें, पर्शिया यानी कि ईरान की बात करें, और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्र, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, इनके साथ इनके व्यापारिक संबंध रहे हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड इनके समय में हुआ करता था। महत्वपूर्ण शासक इनके गौतमी पुत्र शातकर्णी है, वशिष्ठी पुत्र शातकर्णी है, वशिष्ठी पुत्र पुलमामी है। ये इनके महत्वपूर्ण शासक रहे हैं जिन्होंने एम्पायर को काफ़ी आगे बढ़ाया है। ये अपनी माता का नाम आगे लगाया करते थे। हिस्ट्री और हेरिटेज एंड कल्चर में इसका जिक्र काफ़ी है, आज नहीं। इतनी ही इसकी कहानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम अब थोड़ा ईस्ट में जाएंगे, और ईस्ट में बात उड़ीसा की होगी। उड़ीसा के क्षेत्र में एक शासक हुआ करता था, खारवेल। तो खारवेल की किंगडम भी फ्लरिश हुई। मौर्यों के बाद खारवेल के अधीन उड़ीसा काफ़ी विकसित हुआ। खारवेल के बारे में जानकारी हमें मिलती है, उड़ीसा के उदयगिरी पर्वतों में जैन समुदाय की गुफाएं हैं। उन जैन समुदायों की गुफाओं में से एक इंस्क्रिप्शन मिलती है जिसका नाम है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की बात अगर करें, उदयगिरी की पहाड़ियों की बात करें, उनकी केव की बात करें, एक एक फीचर डिटेल में हेरिटेज एंड कल्चर में हुआ है, वो हमने आज नहीं करना। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें खारवेल की जानकारी मिलती है। खारवेल एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर था, और उसने वेलफेयर रिलेटेड वर्क किए। ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। ये इंस्क्रिप्शन इतनी ईजिली डिसाइफर होने लायक नहीं है, फिर भी डिसाइफर की गई और इसे पढ़ा गया है। ओके, ये खारवेल की बात है। उड़ीसा का क्षेत्र आता है, इसमें नॉर्दर्न आंध्रा रीजन आता है। उड़ीसा अंदर नॉर्दर्न आंध्रा। सो खारवेल ऑफ कलिंगा, मॉडर्न उड़ीसा दैट इज ओडिशा एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न आंध्रा। जानकारी मिलती है कि ये ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे और ब्रेव वॉरियर थे। जानकारी मिलती है कि कैरिड आउट वर्क्स ऑफ पीटी एंड पब्लिक यूटिलिटी लाइक बिल्डिंग रोड्स एंड गार्डन्स। तो इस तरह के जन कल्याण के कार्य इन्होंने किए। तो ये भी एक जन कल्याणकारी शासक के रूप में जाने गए हैं। जनता का समर्थन था, एक फ्लरिशिंग स्टेट उस समय में इस्टेब्लिश करता था। ये बात उड़ीसा की हुई। हमने वेस्ट की बात कर ली है, हमने ईस्ट की भी बात कर ली है। डेक्कन के विषय में इतना ही चर्चा है किताब के तहत। अब हम आगे बढ़ते हैं साउथ इंडिया। जब बात साउथ इंडिया की आती है तो बात आती है कृष्णा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा से आके मिलती है। कृष्णा जब बहती है तो यहाँ से तुंगभद्रा आके मिलती है, और ये जो बनता है इन दोनों नदियों के बीच, ये रायचूर का द्वाब है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द्वाब। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के नीचे के इलाके ये साउथ इंडिया कहलाए हैं। ठीक है, देखिए ऊपर तो नॉर्थ इंडिया, फिर गंगा के मैदान से ऐसे आ जाए। देखिए, आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, जैसे एक वीडियो गेम होती थी ना, बहुत पुरानी वीडियो गेम बता रहा हूँ, बाइक चल रहा है, पता होगा, खेला होगा आपने, बाबा आदम के ज़माने की गेमें हैं। कहाँ ही आपको बता रहा हूँ, आप तो वो खेलते होंगे जो खेल कोई खेल भी नहीं सकता। तो वैसे फिर ये गेम थी। तो अगर वैसे आ जाएं तो हिमालय, नीचे उतरे तो कौन सा मैदान? गंगा का मैदान। और फिर जिस पर्वत पे चढ़ेंगे वो कौन सा? विंध्य। और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एक पर्वत पे चढ़ेंगे, कौन सा? सतपुरा। और फिर आप आगे नीचे आ जाइए तो हिमालय विंध्या के बीच में गंगा का मैदान, ये सारा नॉर्थ। ओके, विंध्या के नीचे नीचे, लेकिन कृष्णा के ऊपर डेक्कन। विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा भी बहती है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं नर्मदा और कृष्णा के बीच
ये सारा डेक्कन, कृष्णा तुंगभद्रा के नीचे साउथ इंडिया, ओके, दैट इज़ द साउथ इंडिया। तो जब हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 किंगडम्स की बात आएगी, चोल, चेर, पांड्या। चोल, चेर और पांड्या। देखिए जब आप पांड्या की बात करेंगे, चोल की बात करेंगे, ये तो तमिल रीजन के ही शासक हैं। चोल और पांड्या तमिल रीजन के ही शासक हैं, आई बात समझ में। लेकिन जब आप बात करेंगे चेर की, तो चेराज ये केरल रीजन के शासक हैं, केरल रीजन के शासक, ओके। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम? तमिल रीजन में ही जो पांड्या है वो मदुरई के पांड्या, और जो चोल है वो तंजावुर के चोला, ओके। इस तरह से इनके बारे में जानकारी है। चेर जो हैं वो तो केरल के हैं। तो चोल, चेर, पांड्या 3 किंगडम्स का जिक्र आता है दक्षिण में। सवाल ये आता है हरप्रीत, कौन बताता है मेरे बच्चे, इन किंगडम के बारे में बताता कौन है? इनकी लाइफ, ये किंगडम्स, इनके रूलर्स का जिक्र कहाँ पे आता है? देखो ध्यान से सुनो। देखो तमिल रीजन में एक से एक लिटरेट, पोएट, आर्टिस्ट मिले थे मदुरई के क्षेत्र में, इकट्ठे हुए। 3 बार मुलाकात हुई इनकी, 3 बार इनकी असेंबली लगी है अलग अलग टाइम में। और जब जब ये मिले हैं, इनके इस मिलन को संगम कहा गया है, संगम हुआ इनका, ओके। और उस संगम के दौरान बहुत लिटरेचर डेवलप हुई, ज़बरदस्त। इसलिए 1st सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD का ये 300 बरस का समय संगम किंगडम का दौर, संगम पीरियड का दौर कहलाता है, क्योंकि इस समय संगम लिटरेचर बहुत डेवलप हुई और उसी लिटरेचर के वाया हमें इस समय के शासकों की जानकारी मिलती है, इस समय के जीवन की जानकारी मिलती है। तो संगम लिटरेचर, संगम पीरियड, और उस दौरान डेवलप हुई संगम किंगडम्स। संगम किंगडम्स कौन है? चोल, चेर और पांड्या ही तो हैं। समय कौन सा है ये अनरीत? किस कालखंड की बात हो रही है? बताओ, अभी बोला था 1st सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD, ओके, इस समय की बात हो रही है। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर वही लिखा है कि जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो रीजन ऑफ द चोलास, चेरास एंड पांड्यास की बात कर रहे हैं। सोर्सेज अगर देखें इनके बारे में तो संगम लिटरेचर है जो संगम पीरियड की जानकारी दे रहा है, 1st सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD की जानकारी दे रहा है। चोलों की शुरुआत करें तो इनका शुरुआत में जो प्रतापी शासक था, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, वो था करईकाल। करईकाल बहुत महत्वपूर्ण शासक था। अतुल ये महत्वपूर्ण कुछ इसलिए भी माने गए हैं, इन्होंने अकेले ही चेर और पांड्या की कंबाइंड आर्मी को हराया है। श्रीलंका अर्थात उस समय का सेलोन से होने वाले आक्रमण भी इन्होंने रोक दिए, उनको भी नकार दिया, निरस्त कर दिया। महत्वपूर्ण थे। यही नहीं, वेलफेयर वर्क भी किया है। इतिहास में शासक वो महत्वपूर्ण होता है अतुल, जो युद्ध कला तो है, प्रशासनिक गुणों में निपुण है, लेकिन अंततः जनता के जीवन को बदलने में कितना सार्थक हुआ, इतिहास में जगह पाएगा। उस पर हमेशा प्रश्न आएंगे मेरे बच्चे, चाहे सवाल अशोक का हो, चाहे हर्षवर्धन का, चाहे अकबर का, इन्हें समझना जरूरी है। चाहे फिर पूरी किंगडम कई बार समाज में नई पद्धतियां स्थापित करती है, जैसे चोलों का ग्राम गणराज्य सिस्टम, जिसे हम ग्राम स्वराज्य कहते हैं, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आई बात समझ में? आपके गांधी के स्वराज्य के सिद्धांत की प्रेजेंटेशन में ये हेल्प करेगा कि भारतीय ग्रामीण संस्थाओं में स्वराज्य का सिद्धांत लंबे समय से पालन होता है। और पहला एस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल हम चोलों के समय में प्रस्तुत करते हैं दक्षिण भारत में, ओके। तो दैट इज़ द, कई बारी पूरी किंगडम, कई बारी कोई कम्युनिटी, कई बारी कोई रूलर, कई बारी कोई गिल्ड या ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ परिवर्तन, कुछ पद्धतियां दे जाते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। जल चाहिए, ये बिल्कुल स्वच्छ है,
सुच्चा है, ये दे दीजिए, अभी मैंने पिया नहीं है। आई बात समझ में? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है भाई। गुरप्रीत ठीक है भाई, कल ब्याह कितना रहा? पूरा खाधे पीते लेड़ लेड़ के पकौड़े हैं? आ भी लेड़ लिया कर अंदर, समझा कर चंगी तरह। ओके हाँ, तो क्या समझा रहा था अभी मैं इतनी डिटेल में बेटा? इतिहास में कौन दर्ज हो जाते हैं? बोलो बेटा। भाई मैंने तो पानी भी दे दिया, इन कंसेप्ट भी नहीं भूला, पूरा ध्यान है। चलो किस किंगडम की बात कर रहे हैं हम इस समय किस किंगडम की बात कर रहे हैं बेटा? चौर नहीं ਇਹ ਉਹਲੇ ਝੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, हैं ਇਹ ਉਹਲੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ बेटा। चोल चौल भी नहीं, न चौर न चौल, चोला। अंग्रेजी में चोला, हिंदी में चोल। तो चोल शासकों की बात हो रही है बेटा। किस क्षेत्र में रहते हैं? क्षेत्र कौन सा है इनका? जानते हो आपसे इस प्रश्न क्यों कर रहा हूँ मैं? अकेले में पढ़ाया है आपको मैंने ये सब, अकेले अकेले लॉकडाउन में, याद करो पढ़ाया था ना। किस क्षेत्र में है ये? तमिल क्षेत्र में। राजधानी कौन सी बेटा? बेटा तंजौर। मदुरई के पांड्या हैं? पूरे मौजूद रहो बेटा, आधे अधूरे नहीं। शरीर से और मन से भी मौजूद रहो, आत्मा से भी मौजूद रहो। और इसको वहाँ पे मत टाल दो कि लेक्चर से कर लेंगे, होता नहीं कुछ भी। अगर पहले हो गया होता लेक्चरों से तो उत्तर आज क्यों ना आ रहे होते। जिसने यहाँ कर लिया उसी ने कर लिया, फिर किसी ने नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भाई बड़े महत्वपूर्ण शासक हैं। करिकाल was the first most important ruler, defeated the combined forces of Cheras and Pandyas and the army or the invasion of Ceylon, and defeat कर दी। महत्वपूर्ण देखिए वेलफेयर एक्टिविटी है। इन्होंने हरप्रीत ऐसी बहुत सी नहरें निकलवाई कावेरी नदी से, संबंध अपने आप स्थापित हो गया। चोल, कावेरी, तंजौर, अपने आप कावेरी नदी से इन्होंने बहुत सी, अब मैं बताने को ऐसे ही बता सकता हूँ कावेरी, लेकिन देखो कावेरी कला, क्योंकि ये हाथ कैसे जा रहा है अनरीत? कावेरी मतलब मुझे पता है कावेरी कहाँ से निकलती है, कौन सी पर्वतों से निकलती है, चिकमगलूर की पहाड़ियों से, और निकल निकल के ऐसे तमिलनाडु से होते हुए फिर समुद्र में चली जाती है। आई नो दैट। उस क्षेत्र में बहुत खूबसूरत सैंड एलुवियल प्लेन डेवलप होता है जिसमें चावल की खेती होती है। तो तमिल का वो क्षेत्र बहुत मशहूर है पैडी कल्टीवेशन के लिए। ओके, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस तरह से चीज़ों को अपन को समझना है और दिक्कत की कोई बात आई, इसलिए हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ कावेरी। तो कावेरी नदी से निकाल के बहुत सी नहरें इन्होंने बनाई, किस वजह से? एग्रीकल्चर। मतलब कब की बात हो रही है? 1st सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD। उन जमानों का शासक कल्चरली कितना रिफाइंड है कि एग्रीकल्चर की प्रोग्रेस के लिए आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, नदी से नहरें निकाल निकाल के। सोचने की बात है। तो दैट वाज द रीज़न ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोग्रेस। और फिर अगर ये है तो फिर सिंपल सी बात है, अच्छी प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर है तो सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो ट्रेड होगा, होगा कि नहीं होगा? ट्रेड अगर है तो मर्चेंट कमर्शियल सेक्शंस होंगे ही होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट होगा, और ये सब अगर है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, तो फिर एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन तो होगी होगी। और अगर ये है तो शासक को कल्चरल रिफाइनमेंट के प्रोसेस को रोकना नहीं है, वो तो चलता ही रहना है, क्योंकि वो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है, वो ग्रांट्स देता है, वो डोनेशन देता है उन व्यक्तियों को जिनको खान पीन की मार नहीं पड़ी हुई। उनको बोला है हमारी सभ्यता निरंतर विकास करे, इसलिए सांस्कृतिक विकास का क्रम चलाने के लिए तुम अपने आत्मविचार में लगे रहो, रिफाइनमेंट करते रहो। तो इसलिए ये पर्सन हमेशा पैट्रनाइज करेंगे आर्ट को, लिटरेचर को, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को, वही ये कर